नमस्कार साथियों, मेडिकल मास्टर क्लासेस के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेजेंटेड बाय अ DSSB सेलेक्टेड नर्सिंग कैंडिडेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में है। साथ ही इसमें बहुत सारे हेल्पफुल इमेजेस का यूज़ किया है, जिससे कि हमारे जो GNM के ANM के स्टूडेंट है या जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, या वो व्यूअर्स जो मेडिकल फील्ड से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, वो भी हमारे टॉपिक को आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। जब फर्टिलाइज्ड ओवम या हमारा भ्रूण जब फर्टिलाइज ओवम या भ्रूण अपनी सामान्य जगह इम्प्लांट नहीं होता है, तो इस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसे ही अस्थानिक गर्भावस्था भी कहते हैं। अस्थानिक का मतलब जब अपने नियत स्थान पर वो सेट ना होकर किसी अन्य जगह पे वो भ्रूण सेट होता है, तो कहीं अन्य जगह पे चिपकता है और वहाँ ग्रो करने लगता है, इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होता है, और वहाँ से जो जाइगोट बनता है वो आगे बढ़ता है और यूट्रस की तरफ पहुँचता है। यूट्रस की जो इनर लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ पर ये चिपकता है, फिर वहीं पेनिट्रेट करता है, और जब वो गहराई में पहुँचता है उसके बाद वहीं पे उसे न्यूट्रिशन सप्लाई मिलती है और बहुत सारी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जिससे वो जो जाइगोट या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो आगे से आगे ग्रोथ कर सकता है और धीरे धीरे वो एक मैच्योर फिटस में डेवलप होता है। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है। अब अगर ये जाइगोट अपनी जो नियत जगह है वहाँ पर इम्प्लांट नहीं होता यूट्रस में, और उसकी जगह यूट्रस में ही कहीं अन्य स्थान पर या यूट्रस से बाहर कहीं पर अगर इम्प्लांट होगा, तो इसकी वजह से दो समस्याएं होगी। पहली समस्या तो जिस एबनॉर्मल जगह वो इम्प्लांट हो रहा है, अगर वहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है और वो जाइगोट वहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, तो वो सराउंडिंग टिश्यूज़ को डैमेज करेगा। जब आसपास के टिश्यू को डैमेज करेगा तो इसकी वजह से वहाँ पे एक तो ब्लीडिंग होगी, फिर बहुत बुरा पेन होगा, और हो सकता है कि वहाँ पे वो टिश्यू डैमेज आगे बहुत एडवांस हो जाए और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बना दे। दूसरी तरफ, क्योंकि भ्रूण अपने नियत स्थान पर नहीं है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है, तो एक तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसके बाद उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी, इस वजह से वो जाइगोट ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वो जो प्रेगनेंसी है वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में कोई लीथल डैमेज भी हो सकता है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना भी पॉसिबल नहीं होता है। ये एक हमारा समअप था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अब हम इसे जानते हैं स्लाइड्स के थ्रू कि क्या होता है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अस्थानिक गर्भावस्था भी कहते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अस्थानिक गर्भावस्था भी कहते हैं। अ का मतलब होता है एब्सेंट, स्थानिक का मतलब लोकेशन, अगर वो अपनी नॉर्मल जो लोकेशन है वहाँ पे नहीं होता है, इसे हम अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। जहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जो ओवेरी से ओवम आया और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ स्पर्म आया, और एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ, उन दोनों के बीच का मिलन हुआ, तब जो एग बना उसे फर्टिलाइज एग कहते हैं, इसे हम भ्रूण कहते हैं। ये जो भ्रूण है, अगर ये इम्प्लांट होता है आउटसाइड द यूट्रस, या ज़्यादा स्पेसिफिक कहे तो यूट्रस का वो पार्ट जहाँ पे नॉर्मली इम्प्लांटेशन होती है उसके अलावा अगर कहीं पे इम्प्लांट होता है, तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसे ही हम एक्स्ट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस के बाहर होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन होता है फेलोपियन ट्यूब में। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो सरवाइव नहीं कर सकता है आउटसाइड द यूट्रस। उसका रीज़न मैंने पहले ही बताया, क्योंकि वहाँ पे ना उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, ना ही ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी। इसकी वजह से ये जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज करेगा, और लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड लॉस हो सकता है। इतना ब्लड लॉस हो सकता है कि जो महिला है, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, उसकी जान भी चली जाए। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली ये प्रोसेस होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं सॉरी जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक फीमेल यूट्रस है। माना ये एक फीमेल यूट्रस है, ये है फेलोपियन ट्यूब, वो यहाँ पे होती है ओवेरी। अब
पेन चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से एग रिलीज होगा और ये यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। कहाँ पे? जो हमारा फीमेल का जो एम्पुला वाला पार्ट होता है वहाँ पे। और इस तरफ से हमारे जो मेल स्पर्म होते हैं वो एंटर करेंगे। यहाँ पर स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे और इससे जो प्रोसेस होगा उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद नॉर्मल प्रोसेस में इसी जो एरिया होता है फैलोपियन ट्यूब का, इस पे कुछ सीलियास पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और यहीं पे कुछ मसल्स भी पाई जाती है। जब ये मसल मूव करेंगे और ये सीलिया जो फिंगर लाइक इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ये इस ओवम को आगे की तरफ पुश करेंगे और आगे की तरफ पुश करके यूट्रस की तरफ भेजेंगे। और यूट्रस के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, इसे हम ऐसे जानते हैं। यूट्रस के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम फंडस कहते हैं, फंडस। जो बीच का पार्ट होता है इसे बॉडी कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है इसे सर्विक्स कहते हैं। तो जो नॉर्मली जो फर्टिलाइज एग होता है वो बॉडी के पार्ट में, जिसे हम कॉर्पस भी कहते हैं, यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है एंटीरियर या पोस्टीरियर, यानी कि आगे या पीछे की दीवार पर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पोस्टीरियर वॉल पे होता है, एंटीरियर वॉल पे भी हो सकता है। ये इसका नॉर्मल लोकेशन है। पर अगर ये इस नॉर्मल लोकेशन पे इम्प्लांट ना होकर, मान लीजिए कि सर हमारे यूट्रस में ही सर्विक्स पे या फंडस में अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल माना जाएगा। इसके अलावा अगर ये यूट्रस में नहीं हुआ इम्प्लांट और इसकी जगह फैलोपियन ट्यूब के किसी पोर्शन पे हो गया, ओवेरी में हो गया, या कुछ केसेस में ये एब्डोमिनल कैविटी में भी हो जाता है, अगर इम्प्लांटेशन इतना एबनॉर्मल हुआ है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। एक बार और देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। अस्थानिक का मतलब जो अपने नियत स्थान पर नहीं है वो अस्थानिक है। जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में जो बॉडी वाला पोर्शन होता है वहाँ पे इम्प्लांट ना होकर किसी और पोर्शन पे यूट्रस में ही या उसके बाहर इम्प्लांट होता है, तो इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके बाद हमने इसका विजुअल प्रेजेंटेशन देखा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो राइट साइड है, सॉरी, जो हमारा राइट साइड है वहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमने नॉर्मल प्रेगनेंसी को डिनोट किया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ओवेरी रह गई है और ओवेरी से ये एग रिलीज़ हुआ है जो फर्टिलाइज होने के बाद धीरे धीरे मूव कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पे जो मैंने बॉडी वाला पोर्शन बताया था यहाँ के इम्प्लांट हो गया है। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ओवरी रह गई है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब रह गई है, और उसके बाद ये जो एक पोर्शन है बीच में ही फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो गया है। अब इससे क्या होगा, हम देख सकते हैं कि जो यूट्रस वाला पोर्शन है ये काफ़ी बड़ा है और ये इम्प्लांटेशन के लिए ही बना है। तो यहाँ पे क्योंकि जो एग है उसे एक तो स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए, फिर यहाँ पे बहुत सारी ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिशन मिलेगा, और क्योंकि यूट्रस की लेयर इसी काम के लिए बनी हुई है तो यहाँ पे उसे वो सारा इन्वायरमेंट और कंडीशन मिलेगा जो इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब है इसका सिर्फ एक ही काम था कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो और उसके बाद जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस की तरफ धकेल दिया जाए। अगर ये नहीं जा पाता है तो क्योंकि ये एक ट्यूब है जो काफ़ी पतला है, जब यहाँ पे ये ग्रोथ होगी, इस चीज़ की ग्रोथ होगी, तो इससे इस फेलोपियन ट्यूब पे प्रेशर पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो सकती है, साथ ही यहाँ पे जो जाइगोट है उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन कौन सी साइट पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो मेनली 2 साइट है। बड़ी बड़ी ब्रॉड कैटेगरी देखें तो एक तो होता है इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक होता है
एक्स्ट्रा यूटराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंट्रा यूटराइन मतलब कि यूटरस के अंदर लेकिन नॉर्मल नहीं, मतलब कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब कहेंगे, जब बॉडी ऑफ द यूटरस पे नहीं है, बॉडी को छोड़ के अगर फंडस या सर्विक्स इन दोनों में से कहीं पे भी इम्प्लांटेशन है तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं सर्विक्स के अंदर, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, और फंडस जो ऊपरी पार्ट होता है यूट्रस का, अगर वहाँ पे इम्प्लांटेशन है तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। 1 से 2% ही इसके चांस हैं कि यूट्रस तक आए और फंडस या सर्विक्स में जाके इम्प्लांटेशन हो जाए। फिर दूसरी कंडीशन होती है हमारी एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब यूट्रस के बाहर कहीं अन्य जगह। ये अन्य जगह कहाँ हो सकती है, ये फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी हो सकती है, जो अंडे को मूव करती है, जो फर्टिलाइज एग होता है उसको मूव करती है। ये ओवेरी यानी अंडाशय हो सकता है कि ओवेरी से एग रिलीज ही होने वाला था, उसी समय स्पर्म आया, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गया और जो भ्रूण है या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो वहीं पे ठहर गया, तो ओवेरी हो सकती है। लास्ट ऑफ द लिस्ट तीसरी कंडीशन है एब्डोमेन या उदर, जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है। इसके आधार पर हम इसके प्रकार देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। इसके टाइप्स है नंबर 1 सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब फर्टिलाइज एग यूटरस के सर्वाइकल रीजन यानी जो लोअर रीजन है वहाँ पे आता है, सर्वाइकल। सेकेंड ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब ये फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में रुक जाता है। नंबर 3 ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब ये ओवेरी में रुक जाता है। नंबर 4 एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब ये एब्डोमन यानी स्टमक में रुक जाता है। नंबर 5 है कॉर्नियल या फिर कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। एक स्पेशल कंडीशन है, हम पांचों के बारे में समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा यूट्रस पे यहाँ से जा रही है फेलोपियन ट्यूब, और कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हो गई ओवेरी। ये हमारी नॉर्मल लोकेशन बन गई। एक बार और कलर चेंज कर लेते हैं। जब ये लोअर रीजन यहाँ पे अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो इसे कहेंगे हम सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये नॉर्मल पार्ट हो गया बॉडी यहाँ पे तो इम्प्लांटेशन नॉर्मल ही है। इसके बाद अगर यहाँ ऊपर की तरफ हो गया फंडिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको कह सकते हैं। नॉर्मली सर्वाइकल रीजन में पहुँचता है, कुछ केसेस में फंडिक रीजन पे पहुँच सकता है। इसके बाद ये जो एरिया है जहाँ से यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट हो रही है इसे हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। इंटरस्टिशियम के बाद इसका जो कलर चेंज आगे का पोर्शन है ये, इसे हम इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। इसके बाद ये जो ब्रॉडर रीजन है यहाँ तक का, ये जो चौड़ा पार्ट है इसे हम एम्पुला कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो ओवेरी से एग को फेलोपियन ट्यूब में लाती है, इसे हम फिम्ब्रिया कहते हैं, और ये हो गई ओवेरी। तो ये 4 पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब होते हैं। जो यूटरस से जुड़ा हुआ एरिया है उसे इंटरस्टिशियम कहते हैं, उसके आगे इस्थमस, उसके बाद जो सबसे ब्रॉड यानी सबसे ज़्यादा चौड़ा और बड़ा एरिया होता है उसे एम्पुला कहते हैं, और जो फिम्ब्रिया लाइक उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर होती है जिससे ओवेरी से जुड़ा हुआ होता है फेलोपियन ट्यूब उसे हम फिम्ब्रिया कहते हैं। तो जब ओवेरी से एग रिलीज होता है तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एम्पुला रीजन में होता है। एम्पुला में जो एग है, क्योंकि एग हमको पता है नॉन मूवेबल होता है, और वो जो फिम्ब्रिया होते हैं या फिर जो सीलिया होती है फेलोपियन ट्यूब की, उनके द्वारा एक पुश मूवमेंट के द्वारा एम्पुला तक आके स्पर्म का वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब अगर फर्टिलाइजेशन सर्वाइकल रीजन में हुआ है तो ये सर्वाइकल कहलाएगा। ट्यूब के इन चारों पार्ट में से कहीं भी हुआ है तो ये ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कही जाएगी। अगर एग ओवेरी से निकलने ही वाला था उससे पहले स्पर्म ने आके यहीं फर्टिलाइजेशन कर दिया, ये ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। और अगर कुछ केसेस में ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये एब्डोमेन में हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, या फिर जिसे हम उदर गुहा कहते हैं वहाँ पे, तो इसे एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन 4 पार्ट के आधार पर 4 नाम फिर से उसके दे सकते हैं हम। इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस्थमस, एम्पुलर, फेलोपियन ट्यूब। जो एम्पुला वाला पार्ट होता है 97% केसेस यहीं पे होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं हुआ, इसके बाद में किसी कारण से जो भ्रूण है, जो फर्टिलाइज एग है,
वो आगे मूव नहीं कर पाया और वो यहीं रुक गया। इसके अलावा जो एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके की हो सकती है। एक तो मान लीजिए जो पेल्विस है, जिसे श्रोणी मेखला कहते हैं, उसके और एब्डोमेन के बीच में कोई ना कोई डैमेज रहा है, कोई कंजेनाइटल डैमेज रहा है, कोई एनोमली रही है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस की बजाय किसी वॉल को पास करके एब्डोमेन में इम्प्लांटेशन हो गया है। या सेकेंडरी कंडीशन में इम्प्लांटेशन तो एम्पुलरी रीजन में ही हुआ है, उसके बाद मूवमेंट करते वक्त वो एब्डोमेन की तरफ बढ़ गया है, इसे हम एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। अब यहाँ पे जो मोस्ट स्टार टॉपिक है कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, ये एक बार हम इस सबको क्लीन कर देते हैं। जो जैसा कि हम जानते हैं, जो यूट्रस है और यूट्रस का वो रीजन जो फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट हो रहा है उसे इस्थमस कहते हैं। ये हाईली वेस्कुलर रीजन होता है, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर रीजन होता है यहाँ पर। इसे पेस मेकर, जो कॉर्नुआ जो होता है, कॉर्नुआ, इसे पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी कहते हैं, लगभग इस जगह पे होता है। यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई भी बहुत होता है और ये फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट हो रहा है। जब कभी ऐसा होता है कि जो फर्टिलाइज एग है वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, जो फर्टिलाइज एग है वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, तो यहाँ पे उसे वेस्कुलर सप्लाई बहुत मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत रैपिड ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। पर क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत नैरो एरिया है ये, तो यहाँ पे ग्रोथ करने की संभावना नहीं है। तो जब ये धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ करेगा बढ़ेगा, तो ये इस टिश्यू पर, जो इस एरिया पे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएगा, और प्रेशर बढ़ाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये एरिया डैमेज हो जाएगा। पूरे चांस है कि ये परफोरेट भी हो जाए, फट जाए। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इंटरनल ऑर्गन अगर यहाँ फट गया, डैमेज हो गया, तो एक तो ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, ब्लीडिंग के साथ पेन होगा, और पेन के साथ इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस, तो सेप्सिस हो जाएगा। इन सब वजह से ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। ये एक बहुत ही रेयर और स्पेशल कंडीशन है, बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इसे कॉर्नुअल प्रेगनेंसी कहते हैं। टाइप्स के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं वापस से एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। तो जो अभी तक हमने आपको समझाया कि भैया प्रेगनेंसी जो आउटसाइड डेवलप होती है यूट्रस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट्स क्या क्या है, एबनॉर्मल साइट में एब्डोमन हो सकता है, एब्डोमन के अलावा सर्विक्स हो सकता है यूट्रस में, सी सेक्शन का स्कार भी हो सकता है। सी सेक्शन का स्कार क्या होता है हम समझते हैं पिछले पेज पर। देखिए, जब मान लीजिए मान लीजिए ये यूट्रस था और इससे पहले जो डिलीवरी हुई थी वो सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो यहाँ से आपको एक कट लगा के बेबी को रिमूव किया था। अब जो अगली प्रेगनेंसी हुई तो उसका जो इम्प्लांटेशन था वो आके इस स्कार पर जम गया, तो कुछ नॉर्मल वॉल इस तरीके की होगी और इस तरीके की वहाँ पे कोई दरार होगी। अब ये जब यहाँ पे आएगा, ये जब यहाँ पे आएगा इस कार में उलझेगा, तो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टिश्यू एक तो वीक है प्रीवियस डैमेज की वजह से, इंटैक्ट भी नहीं है, और पूरे चांस से परफोरेट हो जाए, तो इसकी वजह से जो यूट्रस है वो परफोरेट होने का, फटने का, डैमेज होने का, जो गर्भाशय डैमेज होने का पूरा चांस रहेगा, और प्रेगनेंसी भी वहाँ पे गिर जाएगी, जो जिसे बोलते हैं ना कि गर्भ गिरना, वो होने के चांसेस रहेंगे। तो हमने देखा एब्डोमेन, सर्वाइकल, सी सेक्शन ये साइट्स है। वहीं पे हम फेलोपियन ट्यूब्स में इसकी लोकेशन देखें तो ये इंटरस्टिशियल एरिया बता रखा है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको समझाया था। इसके अलावा ये एम्पुलरी रीजन है जहाँ पे नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है। ये इंटरस्टिशियम और एम्पुला के बीच में स्थमस है। ये यहाँ पे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। ये हमारे फीमेल्स की ओवेरी आ गई। ये सारे स्ट्रक्चर्स है। मूविंग टूवर्ड द कॉजेस, अब क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। जो फीमेल का पेल्विस होता है, जिसे हम श्रोणी मेखला कहते हैं, अगर उसमें इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो इसे PID कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन केस है, क्योंकि इस समय में जो ऑर्गन्स है उनमें स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से ओवा का मूवमेंट नहीं हो पाएगा।
इसमें भी मोस्ट कॉमन होता है सल्फिंजाइटिस, जो हमने फेलोपियन ट्यूब देखी थी। अगर उनमें इन्फ्लामेशन होगा तो क्योंकि सूजन होगी तो ये जो एरिया है सूजने की वजह से नैरो हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, इसे मूव करना है आगे, पर इन्फ्लामेशन की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो सल्फिंजाइटिस जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है पीआईडी का। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो ट्यूबल इंजरी हो सकती है। सल्फिंजाइटिस के बाद ट्यूबल इंजरी हो सकती है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कोई इंजरी हो, ट्यूबल लाइगेशन है मतलब उसमें कोई चोट लगी हुई है, या फिर जो सिलियरी मूवमेंट है, जो मैंने बताया था फेलोपियन ट्यूब में सिलिया होती है, उनकी मूवमेंट कम पड़ गई, डिक्रीज हो गई है, ये हो सकता है। जैसे कि ये हो गया फेलोपियन ट्यूब, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से समझ में आए। अब ये हो गई इसमें फिम्ब्रिया, सॉरी सिलिया, और ये हो गई इस पे मसल्स। अब क्या होगा कि एक तो हमने देखा सल्फिंजाइटिस जिसमें स्वेलिंग की वजह से ये एरिया नैरो हो गया। दूसरा है फेलोपियन ट्यूब, मान लीजिए कि इस पे यहाँ कहीं पे ऐसे एक इंजरी हो गई है, ठीक है, यहाँ कहीं पे एक इंजरी हो गई है। अब ये एरिया यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहा है, ना मसल से ना सीलिया से, तो ओवा यहाँ तक आएगा लेकिन अब उसे आगे पुश नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं मिले। जिस प्रकार से एक कॉन्स्टिपेशन होता है जब हमारा बावल मूवमेंट गिर जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी उससे कोई पुश नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जो डिक्रीज सिलियरी मूवमेंट है, ये जो सिलिया है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवा को आगे से आगे, आगे से आगे इस तरीके से धकेलते हैं। पर क्योंकि अगर सिलिया की मूवमेंट कम हो गई है, मान लीजिए हमारे हाथ की उंगलियों की मूवमेंट कम हो गई है, तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिलिया की मूवमेंट अगर कम हो गई है तो वो उस ओवा को आगे यूट्रस की तरफ धकेल नहीं पाएंगे, और वो ओवा यहीं कहीं ठहर के रह जाएगा और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा और ये ग्रोथ करने लग जाएगा। सिलिया डैमेज हो सकता है, कहीं पे सिलिया किसी वजह से डैमेज हो गया है। आईयूडी इम्प्लांटेशन, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आईयूडी, क्योंकि बाकी सब में हम देख रहे हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवेरी या कुछ कंडीशन से जुड़ा हुआ है। आईयूडी इम्प्लांटेशन किस प्रकार से काम करता है, जो यूट्रस रहेगा उसमें ये फेलोपियन ट्यूब्स आ गई दोनों तरफ, एक आईयूडी कैसे इम्प्लांट होती है उसमें, इस तरीके से इस तरीके से आईयूडी का इम्प्लांटेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। अब इस पे क्योंकि हमको पता है कॉपर होता है जो स्पर्मिसाइडल होता है, और साथ ही ये जो यहाँ यूट्रस की म्यूकस लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, इसको थिक कर देता है, गाढ़ा कर देता है, जिससे कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन ना हो पाए। ये नॉर्मली आईयूडी का फंक्शन होता है, एक तो स्पर्मिसाइडल होता है, दूसरा यूट्रस को अनफेवरेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो क्योंकि भैया यूट्रस तैयार नहीं है कॉपर-टी की वजह से, लेकिन स्पर्म आया, कैसे बच के बेचारा निकल गया और आके फेलोपियन ट्यूब में आया, फेलोपियन ट्यूब में आके अपने ओवा से मिला और फर्टिलाइज तो हो गया, फर्टिलाइज हो गया, सीलिया ठीक है उन्होंने धकेला, पर यहाँ आते आते क्योंकि ये एरिया अब थिक हो गया है, अब ये थिक हो गया है तो ये आगे मूव नहीं कर पाया, इस वजह से फेलोपियन ट्यूब में फंस के रह गया और वहीं पे इसे इम्प्लांटेशन होना पड़ा। रीज़न क्या था कि आईयूडी ने म्यूकस को थिक कर दिया, तो इस वजह से इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। तो आईयूडी इस तरीके से वर्क करता है। तो हमने कॉजेज़ देखे, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ मतलब जो फीमेल का पेल्विस है, योनी मैक्ला, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, उसमें मोस्ट कॉमन क्या है, सल्फिंजाइटिस। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब में कोई इंजुरी है या फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिया है उनमें किसी प्रकार की डैमेज हो गया है या उनकी मूवमेंट कम हो गई है सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कम होने की वजह से। इसके अलावा इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी का इम्प्लांटेशन है, सिजेरियन सेक्शन हमने इससे पहले समझ ही लिया है, ये सब इसके कॉजेस होते हैं। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी हो सकती है। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वैसे तो हमने कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पहले ही देख लिए हैं कि उसमें फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा जो ब्लीडिंग है, इसके अलावा हमको पता है ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा चक्कर आना, जो थकान होता है, कमजोरी होना, ये सब भी इसके सिम्टम्स है। पर इसके अलावा हम एक क्लासिकल ट्रायड होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होता है एमेनोरिया, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी है तो भाई एमेनोरिया की स्टेट होगी, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल सीसेशन हो जाएगा। एब्डोमिनल पेन,
क्योंकि हम जानते हैं फेलोपियन ट्यूब किसी एक ही साइड में होगा एब्डोमिनल पेन भी, क्योंकि हमें पता है जो एग रिलीज होता है वो अल्टरनेट होता है साइकिल पे। मान लीजिए एक साइकिल में राइट साइड से हुआ है, सेकंड साइकिल में लेफ्ट साइड से होगा, थर्ड साइकिल में राइट साइड से होगा। कुछ एबनॉर्मलिटी में ये दोनों साइड से एक साथ हो सकता है। तो एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा, जिस तरफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उस तरफ ज़्यादा दिखाई देगा, कॉल्की होगा, बहुत चुभने वाला पेन होगा। इसके अलावा एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों? एक तरफ तो हम बोले एमोनोरिया है, एमोनोरिया है बिकॉज प्रेगनेंसी है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है क्योंकि वहाँ टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उस प्रेगनेंसी की वजह से और ब्लड लॉस हो रहा है। तो इसीलिए एक ही कंडीशन में हमें एमोनोरिया भी दिखाई देगा, एब्डोमिनल पेन भी दिखाई देगा और एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग भी दिखाई देगी। अब मान लीजिए अगर ये राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हुआ है तो ये हमारी बॉडी है, ये यहाँ पे यूट्रस आ गया, और ये लेफ्ट साइड की फेलोपियन ट्यूब है। अगर यहाँ पे हुआ है तो जो राइट साइड है फीमेल का पेल्विस का, उस तरफ ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। मूविंग टुवर्ड द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हम पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, भाई पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री तो नहीं थी, या फिर आपने कोई इंट्रायूटराइन डिवाइस इम्प्लांट तो नहीं करा रखा है, या फिर और कोई गर्भ निरोधक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज़ तो नहीं कर रहे हो, या आपका पहले कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ है, या एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई है, पेल्विस की कोई सर्जरी हुई है, या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें पेल्विस एरिया डैमेज हुआ है। हिस्ट्री कलेक्शन में ये सब हम उनको पूछेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं पे जो कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है पेल्विस की। इसके अलावा यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, हम जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसको वेरीफाई करने के लिए और प्रेगनेंसी की लोकेशन चेक करने के लिए करेंगे। इसके अलावा अदर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो सकते हैं। मूविंग टूवर्ड द मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो भैया मैनेजमेंट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, इट्स बेस्ड ऑन साइज एंड लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो भ्रूण है इनिशियली, उसका साइज़ कितना है, कितना बड़ा हो चुका है, कितना ग्रो कर चुका है और किस जगह पे है, इसके आधार पे हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। पहली कंडीशन है जब प्रोडक्ट लेस देन 4 सेंटीमीटर, जब ये 4 सेंटीमीटर से कम का है प्रोडक्ट, मतलब कि अभी एक छोटे से दाने के बराबर का है, 4 सेंटीमीटर से कम का है, तब हम एक ड्रग यूज़ करेंगे मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट जो होती है, हम मेथोट्रेक्सेट 50 mg इंट्रामस्कुलर इम्प्लांट करेंगे। ये क्या करेगी? तो मेथोट्रेक्सेट जो है इनहिबिट करेगी सेल की ग्रोथ को। जो वहाँ पे जो फर्टिलाइज एग है, ओवा है, या जो भ्रूण है जो ग्रोथ कर रहा है, इसकी जो सेल ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर देगी। आगे सेल ग्रोथ नहीं होगी तो उससे साइज़ नहीं बढ़ेगा और जो प्रोडक्ट बचा हुआ है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा वहीं के लोकल टिश्यू के द्वारा। अगर दूसरी कंडीशन है कि प्रोडक्ट ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया, मतलब दाने से थोड़ा बड़ा हो गया है, तब हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसे रिमूव करने के लिए। मूविंग टूवर्ड द सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा इसका? सल्फिंजेक्टमी। सल्फिंजेक्टमी, सल्फिंजेक्टमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वन और बोथ फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको रिमूव करना, जो अंडवाहिनियाँ होती है उन्हें रिमूव करना या काट के बाहर निकालना, एक तरीके से सामान्य भाषा में कहे तो। अगर ये किया जाता है तो इसे सल्फिंजेक्टमी कहेंगे। इट इज़ डन व्हेन द साइज ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोर देन 4 सेंटीमीटर, या तो जो साइज़ है प्रोडक्ट का वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, या फिर जो फेलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो गई है, डैमेज हो गई है, भाई इतनी ग्रोथ हो गई है, ऐसी जगह ग्रोथ हो गई है। जैसे कि हम जानते हैं फेलोपियन ट्यूब में भी हर जगह एक ही ब्रॉडनेस नहीं होती है। जो फेलोपियन ट्यूब में इंटस्टिशियम वाला पार्ट है या इस्थमस वाला पार्ट है थोड़े नैरो होते हैं, वहीं पे जो एम्पुलरी रीजन है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, विफिम्ब्रिया वाला एरिया फिर नैरो होता है। अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है तो हो सकता है वो 4 सेंटीमीटर ग्रो करे, उसके बाद भी डायरेक्ट डैमेज ना हुआ हो। यहाँ पे ग्रो करे तो हो सकता है डैमेज कर चुका हो। इसलिए डिपेंड करता है किस लोकेशन पे है और कितना साइज़ हो गया है, इस आधार पे हम सल्फिंजेक्टोमी करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है, यहाँ पे ये एग इम्प्लांट हो चुका है, अब हमें यहाँ से इसे कट करेंगे, कट करके ये दोनों जो पार्ट है उनको आपस में वापस से रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा हम बांध देंगे या फिर इनको ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, जो ये एग है यहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा और ये पोर्शन जहाँ पे टिश्यू डैमेज हो रहा था उसे भी रिमूव कर दिया जाएगा। इसकी वजह से ब्लीडिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी और पेशेंट की कंडीशन भी कंट्रोल हो जाएगी। अब हो सकता है कि हम यूनिलेटरल करें, यानी एक साइड की फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करें, या फिर बाईलेटरल करें। अगर बाईलेटरल रिमूवल कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब का
तो फिर वो फीमेल जो है आगे कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है, क्योंकि भाई अब उसमें एग बनेगा, पर एग फेलोपियन ट्यूब से तो यूट्रस के बीच का कनेक्शन कट गया, एग आगे पहुंच नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी हमारी पूरी क्लास, अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक बार इसे समअप करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? अस्थानिक गर्भावस्था, जब फर्टिलाइज एग अपने नॉर्मल प्लेस पे यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता। नॉर्मल प्लेस क्या है? एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूटरस, ठीक है। इसे एक्स्ट्रा यूटरन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अगर ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन अपनी नॉर्मल जगह नहीं है, तो वो टिश्यू डैमेज करेगा, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। मूविंग टूवर्ड, ये हम देख पा रहे हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ओवेरी से एग रिलीज हुआ, फिर एम्पुलरी पार्ट में एग आया, एग फिर वहाँ से फर्टिलाइज होकर यूट्रस की तरफ आया और यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो गया। वहीं पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन के बाद ये फेलोपियन ट्यूब में ही रुक गया। साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, में हम देख सकते हैं इंट्रा यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन। अगर यूट्रस के अंदर ही है, सर्विक्स या फंडस में, तो ये हो गया इंट्रा यूट्राइन। अगर यूट्रस के अंदर ही है, सर्विक्स या फंडस में, तो हो गया इंट्रा यूट्राइन। अगर यूट्रस से बाहर है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी या एब्डोमन, तो ये हो गया एक्स्ट्रा यूट्राइन। इसी में हमने टाइप्स देखे थे, सर्वाइकल, ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल, और एक कंडीशन थी कॉर्नुअल। कॉर्नुअल का मतलब जब यूटरस की या गर्भाशय की एनोमली होती है। एनोमली मतलब कि जन्मजात कोई डिफेक्ट होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट, तो जो कॉर्नस यूटरस होता है, एक पोर्शन जहाँ से फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट हो रही है, जो बहुत ही वेस्कुलर होता है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होने पर, जो है हॉर्न ऑफ यूटरस में इम्प्लांटेशन होने पर, जो ग्रोथ है वो वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ वेस्कुलर सप्लाई ज़्यादा है। इसकी वजह से डैमेज ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। इसके बाद हमने साइट्स देखे थे, कॉजेज़ देखे थे। पेल्विस से रिलेटेड ही अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे पेल्विस की कोई इन्फेक्शन है, सर्जरी है, या प्रीवियस कोई डैमेज है, तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग कॉज रहेगा। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब में कोई डैमेज है, या सीलिया में डैमेज है, या फिर आईयूडी इम्प्लांट है, या पहले कोई सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो ये सब कॉज कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देख सकते हैं कि वैसे तो वहाँ पे ब्लीडिंग रहेगा, पेन रहेगा, ये सब हमने पहले ही देख लिया। पर एक क्लासिकल ट्रायड होता है, एमेनोरिया, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई है, एब्डोमिनल पेन, क्योंकि भैया वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहा है राइट या लेफ्ट साइड में, कुछ केस में सेंटर में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है, और एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि भैया अंदर टिश्यू डैमेज हो रहे हैं और वो दिक्कत कर रहे हैं। मूविंग टूवर्ड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूएसजी कराएंगे और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब मैनेजमेंट में हमने देखा कि भाई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो होता है, निसेशन का जो मूल प्रोडक्ट जो बच रहा है, वो अगर साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, इस आधार पे उसका मैनेजमेंट होगा। अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो हम मेडिसिन या ड्रग मिथोट्रेक्सेट का यूज़ करेंगे, जो सेल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और कोशिका वृद्धि को रोक देगा। जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोख लिया जाएगा सराउंडिंग टिश्यूज़ के द्वारा। वहीं पर अगर ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो क्योंकि अब ये सराउंडिंग टिश्यू को ज़्यादा डैमेज कर रहा है, तो इसलिए हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करेंगे सल्फेंजेक्टोमी हम करेंगे, मतलब जो वहाँ पे सर्जन या डॉक्टर, जो फिजिशियन अवेलेबल है, वो नर्सेज नहीं, ठीक है, वो सल्फेंजेक्टोमी करेंगे और रिमूव करेंगे फेलोपियन ट्यूब को, एक या दोनों ही फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। अगर प्रोडक्ट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है या फिर फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो रही है उसकी वजह से, तो हमें ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। इस सेशन का जो हमारा मूल उद्देश्य था, ये एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी टॉपिक के बारे में जागरूकता फैलाना, इसी के साथ जो महिलाएं हैं उन्हें इस स्थिति के बारे में शिक्षित करने और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने ये सेशन बनाया था। ऐसे ही और एजुकेशन वीडियो के लिए मेडिकल मास्टर क्लासेस से जुड़े रहे और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ अगले टॉपिक के साथ।